Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine and doing well, and all of you are learning from home also. Dear students, as you all know that previously last time when we met in this video lecture, तो हम बात कर रहे थे एक नए चैप्टर की. पिछले वीडियो लेक्चर में जब मिले तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे और 5th चैप्टर शुरू किया था, जो इंडेक्स के हिसाब से लास्ट 12th नंबर पे आता है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में शुरू किया था. जब शुरू किया था तो इंट्रोडक्शन लिया था उसका कि इस चैप्टर में कुल मिला के 6 टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से. सब के सब यहाँ टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो सबके बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करना है कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या आ रहा है. उन 6 टॉपिक में से पहले 4 टॉपिक एक जैसे थे. उनमें से हमने पहला टॉपिक शुरू किया था, पूरा नहीं किया था, शुरू किया था. उस टॉपिक का नाम था स्ट्रेंथ, डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है और उसके टाइप्स कौन से हैं, और स्ट्रेंथ को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सी मेथड्स हैं इम्प्रूव करने के लिए. तो इतना ये फर्स्ट टॉपिक है. इस फर्स्ट टॉपिक में हमने स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके टाइप्स पढ़े थे. अब हम आज पढ़ेंगे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी मेथड है. ओके, तो आज भी हम पहले तो इस फर्स्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, फिर अगर टाइम परमिशन देगा तो आगे और बढ़ेंगे. ओके, so let's start or let's continue this first topic. Methods of improving strength के अंदर यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप की मेथड्स दी हैं. उनके नाम हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस. ये 3 टाइप की एक्सरसाइजेस दी हैं कि इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होगी. तो आइए 1 बाय 1 लेते हैं तीनों को. सबसे पहले है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. द टर्म आइसोमेट्रिक कंबाइंस द ग्रीक वर्ड्स आइसोस एंड मेट्रिया. आइसोस का मतलब होता है इक्वल, मेट्रिया का होता है मेजरिंग. मीनिंग दैट इन दीज एक्सरसाइजेस द लेंथ ऑफ द मसल and the angle of the joint do not change, though contraction strength may be varied. इस टाइप की एक्सरसाइज में जो ये पहले तो इसका जो नाम है वो 2 अक्षरों से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. एक का मतलब होता है इक्वल, दूसरे का होता है मेजरमेंट करना. इन एक्सरसाइजेस में मसल की लेंथ और जॉइंट का एंगल ये नहीं बदलते. ओके, हालांकि स्ट्रेंथ वेरी ज़रूर होती है. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आर ऑल्सो नोन एज स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. इनको स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाम के दूसरे नाम से भी जाना जाता है. इन्वॉल्व मस्क्यूलर एक्शंस इन विच द लेंथ ऑफ द मसल डज नॉट चेंज एंड देर इज़ नो विजिबल मूवमेंट एट जॉइंट. वापस से पहला वाक्य आया कि इसको इस नाम से जाना जाता है और इसके अंदर कोई मसल की जो लेंथ है उसमें वेरिएशन देखने नहीं मिलता है और ना जॉइंट के कोई मूवमेंट में. वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेनिंग इज दैट द बॉडी इज एबल टू एक्टिवेट नियरली ऑल अवेलेबल मोटर यूनिट्स, समथिंग दैट इज़ यूजुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू डू. इन एक्सरसाइज को करने से ज़्यादातर हर मोटर यूनिट जो है वो काम करने लगता है, जो हालांकि दूसरी सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल होता है ऐसा करवाना. देखिए पिक्चर में दिया गया है कैसे होती है एक्सरसाइजेस. डिटेल अभी आ रही है और ताकि आप और अच्छे समझ पाएँ. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस टेंड टू बी हेल्पफुल टू समवन हु हैज़ बीन इंजर्ड और हैज़ अ कंडीशन सच एज आर्थराइटिस which could make movement painful or be aggravated by using muscles to move a joint through the full range of motion. ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा काम में आती हैं जो कहीं ना कहीं से कोई इंजरी है जिनके लिए
थोड़ा सा भी मूवमेंट करना बहुत पेनफुल होता है, मसल्स को या जॉइंट को हिलाना बहुत ही दिक्कत होती है, उनके लिए ये एक्सरसाइजेस काम की हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू इंजर योर रोटेटर काफ, your doctor or physical therapist might initially recommend isometric exercises involving the group of muscles that help stabilize the shoulder to maintain the shoulder strength during recovery। मतलब मान लीजिए आपको काफ इंजरी है और रोटेशन नहीं करवा पा रहे हैं आप, तो आपका जो डॉक्टर है वो आपको एडवाइस करेगा इस टाइप की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करने के लिए, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल्स एक साथ काम करते हैं ताकि आपका शोल्डर जो है वो बहुत स्टेबल बन पाए और शोल्डर में जो है वो स्ट्रेंथ आ पाए वापस से। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कैन रेज ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज। जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो इनको करने से बीपी बढ़ सकता है आपका। फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज वी शुड वार्म अप फर्स्ट। इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज करें तो पहले वार्म अप करना चाहिए, ना कि सीधा इंटेंस एक्सरसाइज करने पे टूट पड़े आप। मसल्स आर अंडर टेंशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्दो दैट टेंशन इज मोर कॉन्स्टेंट कंपेयर्ड टू डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, वियर्स एंड टीयर्स में स्टिल अकर। क्या बोल रहे हैं इसमें? मसल्स आर अंडर टेंशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें मसल्स जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। And although that the tension is more constant compared to the dynamic construction, डायनेमिक से इसमें ज़्यादा चेंजेस होते हैं। एंड वियर्स एंड टीयर्स मतलब लगना फूटना, इंग्लिश में मुहावरा है ये। वियर्स एंड टीयर्स में स्टिल अकर, अभी भी थोड़ा सा यहाँ ऐसा हो सकता है कि टूट फूट हो जाए एक्सरसाइजेस करते करते, बट वी शुड ट्राई टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ टेंशन इन द एब्डोमिनल रीजन ड्यूरिंग ऑल एक्सरसाइजेस। इसीलिए थोड़ा सा कुछ एंगल हमको मेंटेन करना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। दिस विल हेल्प टू मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर एंड विल हेल्प डेवलप कोर स्टेबिलिटी। अगर आप ऐसा एंगल का ध्यान रखेंगे तो आप परफेक्ट पोस्चर में आ पाएंगे, वरना फिर दिक्कत की चांस बढ़ जाएंगी लगने फूटने की। साइंटिफिकली आर मसल्स वर्क फॉर अ शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वर्क डन। एनी फिजिकल एक्टिविटी इज ओनली कंसिडर्ड एज वर्क डन if there is a force and displacement occurring simultaneously। क्या बोल रहे हैं? किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान साइंटिफिकली मसल्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए काम करते हैं, बट उनको काम हो गया ऐसा नहीं माना जाता। काम हो गया ऐसा तब माना जाता है जब फोर्स भी अप्लाई हो और थोड़ा सा मूवमेंट भी हो, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो एक साथ, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। In isometric, the muscles are exerting force but there is no displacement anywhere। इस टाइप की एक्सरसाइजेस के अंदर मसल्स जो हैं वो फोर्स तो करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, लेकिन कोई टाइप की मूवमेंट नहीं होती, एक ही जगह पे ये एक्सरसाइजेस होती है, इसलिए तो इनका नाम स्टैटिक भी था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग द बोट पोज ऑफ योगा, अगर हम वो बोट चलती है ऐसे पोज में है योगा में, the core abdominal muscles and legs are continuously feeling pressure, stretch, and also the force is being exerted, but there is no displacement due to the static position of the body। अगर आप इस बोट वाली पोजीशन में हैं तो होगा क्या कि आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और आपके जो पाँव हैं उनके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर आएगा, स्ट्रेच होगा, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बट कोई स्थानांतर यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आप जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे, आपकी बॉडी जो है वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगी। देयर बाय इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से दैट द वर्क एनी वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म। इसीलिए क्योंकि आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि कोई काम हुआ कि नहीं, कोई एक्सरसाइज हुई कि नहीं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कैन बी कंप्लीटेड विद सब मैक्सिमल मसल एक्शन सच एज होल्डिंग अ वेट स्टेडी आउट टू द साइड। इनको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? कोई वज़न आप स्टेडी तरीके से उठा के रखें। The force used to hold the weight still is not maximal, as this would lift the weight further, causing movement and change in the muscle length and joint angle। क्या रहा इस सेंटेंस में? The force used to hold the weight still, जो फोर्स ने उस वज़न को स्टिल करके मतलब एक जगह पे रखा है वो मैक्सिमम नहीं है,
क्योंकि दिस वुड लिफ्ट द वेट फर्दर। अगर ये मैक्सिमम होता तो उसको और ये आगे बढ़ाता और मूवमेंट हो पाती और मसल्स चेंज हो पाते। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एक्सरसाइजेस आर प्लैंक ब्रिज, साइड ब्रिज, 100 ब्रेथ एक्सरसाइजेस एट्सेट्रा। ये कुछ एक्सरसाइजेस के नाम दिए हैं जो इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर आती हैं। ओके, तो ये था पहली मेथड कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड टाइप जो है वो है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइसो मीन्स इक्वल जैसे पहले था, एंड टोनोस विच मीन्स टोन, मीनिंग टू मेंटेन इक्वल मसल टोन। मतलब मसल्स की जो टोन है उसका तरीका है वो इक्वल मेंटेन होता है। द मसल मेंटेन्स इक्वल टोन वाइल शॉर्टनिंग इन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। वही बात है कि मसल जो है वो एक तरीके का फिक्स इक्वल टोन में काम करते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज एन एक्सरसाइज वेयर द मसल कैरीज अ स्टैटिक वेट लिमिट ओवर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पिक्चर के अंदर हाथ में वज़न उठाया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में मसल जो है वो क्या करता है, एक फिक्स वज़न जो है और एक फिक्स रेंज के लिए, फिक्स टाइम के लिए उठाता है। इन कॉमन टर्म्स दिस मीन्स मूविंग अ फ्री वेट और अ फिक्स वेट एज अ पार्ट ऑफ कॉमन वेट ट्रेनिंग। इसका मतलब एक फिक्स वेट को आप बार बार अपने हाथ में रख के आप अपनी मसल्स की ट्रेनिंग करवाएं। A bicep curl is a classic example of isotonic exercise, where the muscle has to work against a set resistance through the entire curl, which is the range of motion. इस एक्सरसाइज का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, बाइसेप कर्ल करिए आप। ये इस आइसोटोनिक का बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे मसल जो है वो एक एंटायर कर्ल के रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करता है। मतलब एक पूरा रेंज ऑफ मोशन होता है शुरुआत से लेकर अंत तक। Isotonic exercise is very useful not only in helping the individual tone up but also in providing specific muscle responses that will be useful in a range of athletic and recreational activities. ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत ही काम की हैं। ये एक सिर्फ इंडिविजुअल को काम नहीं आती अपने आप को शेप देने में, लेकिन ये किन को भी काम आती हैं, साथ में एथलीट्स को भी काम आती हैं, और कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी हो तो उनमें भी काम आती है। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव इक्विपमेंट्स। पोर्टेबल आइटम्स लाइक डम्बल्स एंड मेडिकल बॉल्स एंड अदर टूल्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म दिस आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस इन एनी स्पेस और एनवायरनमेंट। एक तो पहली बात, इसके लिए कोई बड़े साधन सामग्री की ज़रूरत नहीं। डम्बल्स जैसे और मेडिकल बॉल्स जैसे छोटे साधनों से भी ये एक्सरसाइजेस हो सकती है, और कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं कि यहीं पे करना है, कोई स्पेसिफिक स्पेस की ज़रूरत नहीं कि इसी जगह पे ही होना चाहिए। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट फोर्स बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल। ये मसल की लेंथ चेंज करते हैं और फोर्स जनरेट करते हैं, और ये दो टाइप के हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस और इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज मसल टू शॉर्टन एंड देयर बाय जनरेटिंग द फोर्स, एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज मसल टू इलोंगेट इन रिस्पॉन्स टू अ ग्रेटर ऑपोजिंग फोर्स। दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक जो है वो मसल्स की लंबाई को छोटा करते हैं और फोर्स जनरेट करते हैं, जबकि इसेंट्रिक जो है वो मसल की लंबाई को बढ़ाते हैं और जो ओपोज करने का फोर्स है उसमें वृद्धि करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस डेवलप बाय पेरी इन द ईयर 1968। ये भाई साहब का नाम है, इन्होंने 1968 में ये डेवलप की थी। आर अ टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन विच स्पेशलाइज्ड मशीन और डायनेमोमीटर्स मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड और मूवमेंट। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ऑब्वियसली, जिसमें मशीन्स का यूज़ किया जाता है या डायनेमोमीटर्स का। ये डायनेमोमीटर्स क्या करते हैं, ये एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखते हैं आपके। देखिए पास में दिया हुआ है, ट्रेडमिल दी हुई है, इसके ऊपर आप दौड़ें तो एक कांस्टेंट स्पीड आपकी मेंटेन होती है। तो ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस में आता है। दिस एक्सरसाइजेस टिपिकली ब्लेंड द इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक विद द रेंज ऑफ मोशन अचीव्ड इन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। मतलब जो पहले दो टाइप आए उन दोनों का ये मिक्सचर है।
एंड कैन प्रोवाइड अ मैक्सिमल स्ट्रेंथ वर्कआउट, और इससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ हासिल की जा सकती है। द डायनेमोमीटर्स आर जनरली एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स एंड टिपिकली फाउंड इन रिहेबिलिटेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब जो ये मशीन्स हैं जिनके ऊपर ये ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग बहुत काम की तो है, लेकिन पिछली दो एक्सरसाइजेस में क्या था, कोई बड़े साधन सामग्री की ज़रूरत नहीं होती थी, छोटे से डंबल जैसे साधनों से हो जाता था। जबकि इसमें दिक्कत ये है कि इसमें ये साधन जो है वो हमको ख़रीदने हो तो ये बहुत महंगे होते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर घर पे नहीं बट रिहैबिलिटेशन ठीक करने का जो सेंटर होता है वहाँ पे, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जहाँ पे होती हैं, वहाँ इस टाइप के साधन आपको दिखाई देंगे। घर पे तो कम दिखाई देंगे। अ सेफ सिंपल आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज इज़ वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल, वही हमने बात की पिक्चर में दिया है। इस टाइप की सबसे सिंपल एक्सरसाइज कौन सी है? ट्रेडमिल के ऊपर चलना। One of the major benefits of isokinetic exercises is the reduced likelihood of injury. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें इंजरी होने के चांस बहुत कम है। Since the resistance and the speed of exercise are controlled, straining the muscles is highly unlikely. मतलब क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मतलब अवरोध और स्पीड दोनों कंट्रोल्ड हैं, मशीन के द्वारा कंट्रोल हैं, इसीलिए मसल्स पे ज़्यादा दिक्कत आए ऐसा बहुत ही कम होगा। For example, an exercise bike may have safety precautions that limit you from pedaling too fast. इसके अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो आप करके देखें तो आप बहुत ज़्यादा पेडल, साइकिल में कैसे पेडल लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने कंट्रोल किया हुआ है। Another benefit of this exercise is close monitoring of muscle activation and strain, allowing for more control, muscle development and increased muscle flexibility. इसका एक और फ़ायदा क्या है कि इसको आप क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन से हो रहा है ना, तो मसल को कंट्रोल करके आप अपनी जो मूवमेंट है वो क्लोज मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके मसल में क्या चेंज आया, कितना डेवलपमेंट हुआ, और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कितनी बढ़ी। ओके, तो ये है थर्ड टाइप कि आप अपनी कैसे स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला टॉपिक पूरा होता है कि स्ट्रेंथ जो है वो क्या उसका मीनिंग होता है, क्या टाइप होते हैं, और उसको डेवलप करने की कौन कौन सी मेथड्स अवेलेबल हैं उनके बारे में ये बात हो गई। अब टाइम लिमिट के कारण हम वीडियो लेक्चर को स्टॉप करेंगे, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तब हम इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। अब तक हमने जो 2 वीडियो लेक्चर लिए हैं उसमें एक टॉपिक पूरा हुआ है। टोटल इस टाइप के 4 हैं, ये डेफिनेशन, टाइप और मेथड्स वाले, लेकिन पूरे चैप्टर में तो 6 टॉपिक है। ओके, तो अगली बार जब मिलेंगे तब हम इसको अच्छे से और आगे बढ़ाएंगे सेकंड टॉपिक के साथ। आज का आपका होमवर्क ऑब्वियसली आपको पता होगा, बड़ा सा 5 मार्क का क्वेश्चन, यही जो टॉपिक का नाम था कि डिटेल डिस्कशन करिए स्ट्रेंथ की डेफिनेशन के ऊपर, टाइप्स के ऊपर, और उसको इम्प्रूव करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा आप क्लियरली, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था आपको कि जब भी आप होमवर्क कर रहे हैं तो एक पैटर्न मैंने देखी है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर, जो आप सब करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के एक्चुअली, कि जब भी आप होमवर्क करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे, आंसर बहुत बड़ा दिखाई दे, तो आप बहुत ही शॉर्ट 5 लाइन का पैराग्राफ हो उसको 2 लाइन में कर देते हैं, नेक्स्ट भी 3 लाइन का हो उसको 1 लाइन में कर देते हैं, ऐसे शॉर्ट कर करके आप पूरा आंसर लिख देते हैं। ये बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है और करना नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया, आपको अगर यहाँ आंसर 3 पन्नों का ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ है इतना बड़ा आंसर, तो आप जब नोटबुक में लिख रहे हैं तो आपको पूरा आंसर लिखना है। हाँ, कोई सेंटेंस रिपीट हो रहे हों, वही के वही मीनिंग हो, उनको आप शॉर्टन कर दें तो चलेगा, लेकिन अपने हिसाब से आप 1 लाइन लिखें और 2 लाइन ना लिखें। ऐसे रैंडमली छोटे बच्चों की तरह स्किप कर करके आप बड़े आंसर्स को छोटा बनाएं, ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनसे आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। छोटा बनाने का या कौन सा पॉइंट लिखना, कौन सा पॉइंट ना लिखना, ये कब करना है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको यही बड़ा क्वेश्चन कम मार्क्स में आया है। यही क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में आया है तो आपको पूरा लिखना है, बट कम मार्क्स में आया है तब जाके आपको ये करना है, यहाँ पे नहीं।
ओके, तो इस बात का खास ध्यान रखें, ऐसे ना करें। ओके, तो आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, एंड येस, डू फॉलो द गाइडलाइंस, and obviously stay home, stay safe. Thank you.